नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज रूस यूक्रेन को लेकर भी करेंगे, लेकिन एक बड़ा चिंता का सबब रूस और चीन की दोस्ती भारत के लिए बनती जा रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन और रूस की दोस्ती आने वाले वक्त में और मजबूत हो सकती है। कैसे यह और मजबूत होगी, और अगर ये मजबूत होती है तो भारत के लिए चिंता का सबब है या फिर नहीं है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी करेंगे। महंगाई की मार वहां पर है, लेकिन जिस प्रकार की चुनौती पाकिस्तान को तालिबान से मिली है, वैसी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो क्या कुछ पड़ोसी मुल्क में चल रहा है, उसके बारे में भी डिटेल से बातचीत। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए 26वीं मीटिंग हुई है। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए 26वीं मीटिंग पूर्वी लद्दाख में कई जगह पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा। 2020 से चरम पर है चीन और भारत के बीच में तनाव। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए आज मीटिंग हुई है बीजिंग में। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए यह मीटिंग हुई है। बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में कई जगह पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा हुई है। 2020 से चरम पर है चीन और भारत के बीच का तनाव। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए बीजिंग में भारत चीन के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा। 2020 से चरम पे है चीन भारत के बीच का तनाव। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए 26वीं मीटिंग, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजिंग में हुई। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ये मीटिंग है। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए 26वीं मीटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा। 2020 से चरम पे है चीन भारत के बीच तनाव। बड़ी खबर इस वक्त की। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए 26वीं मीटिंग बुलाई गई है। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए ये मीटिंग हुई है, 26वीं बार ये मीटिंग हुई है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ये मीटिंग थी। एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए ये बीजिंग के अंदर मीटिंग हुई। 26वीं ये मीटिंग थी, जिसमें भारत और चीन के अधिकारी मिले और डिसएंगेजमेंट, जहां पर अभी पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है, उसके ऊपर बातचीत हुई और ये सहमति बनी है कि जल्द से जल्द वहां पर डिसएंगेजमेंट कर लिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा। 2020 से चरम पर है चीन और भारत के बीच तनाव। वर्किंग मैकेनिज्म पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन की ये मीटिंग हुई है। बड़ी खबर, 2020 से चरम पे है चीन भारत के बीच तनाव, लेकिन 26वीं बार वर्किंग मैकेनिज्म पर कंसल्टेशंस और कोऑर्डिनेशंस की मीटिंग बीजिंग के अंदर हुई है। भारत चीन के अधिकारी यहां पे मिले हैं और फैसला किया गया है कि जो पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, उन जगहों से डिसएंगेजमेंट किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट पे चर्चा हुई है। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद आपको। कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, आपको भी जय हिंद सर। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद आपको भी। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये बड़ी खबर आई है शाम को, वर्किंग मैकेनिज्म पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बीजिंग में हुई है। 26वीं मीटिंग बताया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश आप डालें कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या होता है, किस लेवल के अधिकारी मिलते हैं। ये मीटिंग तो बिटवीन द टू आर्मी कमांडर्स या बिटवीन द टू कोर कमांडर्स नहीं है जी, ये बिटवीन द टू डिप्लोमेट्स हैं एंड टू ब्यूरोक्रेट्स हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल मीटिंग, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं,
और उसमें सेना के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट बिटवीन द टू कोर कमांडर्स। इसमें इस समय बड़ा जबरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है रशिया की तरफ से चीन के ऊपर कि वो हिंदुस्तान के साथ पंगे मत ले, क्योंकि चीन की वजह से ही हिंदुस्तान बड़ी तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, और जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन और रिलेशन अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर के कायम हो रहे हैं वो वास्तव में चीन के लिए खतरा हो सकते हैं। और इसका मुख्य वजह जो है केवल और केवल चीन है। अगर आप देखो आए दिन अमेरिका के जो भी बड़ा अधिकारी हिंदुस्तान में आता है वो साफ तौर पे कहता है कि हिंदुस्तान आज उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है। इसको निगाह में रखते हुए डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक चीन जो है बड़ी आसानी से डिसएंगेजमेंट नहीं करेगा। जो दो इलाके रह गए वो है एक तो दीपसांग का एरिया जी और दूसरा है दमचौक का एरिया। दोनों में ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल एडवांटेजेस इस समय चीन को, और वो चीन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस और टेक्निकल एडवांटेजेस को बिना कुछ पाए नहीं छोड़ेगा। और साथ में डिसएंगेजमेंट वो 50 के अगर 500 मीटर या 1 किलोमीटर पीछे भी हो जाता है जी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप देखो पिछले 3 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, रेल लाइन बिछा रहा है अभी पेगोंगसो तक, अपने मिसाइल इंस्टॉलेशन बढ़ा दिए, अपने एयरपोर्ट बढ़ा दिए, अपने हेलीड्रोम बढ़ा दिए, अपने आर्टिलरी बढ़ा दिया, रॉकेट आर्टिलरी बढ़ा दिया है, और साफ तौर पे अपनी ट्रुप कंसंट्रेशन भी बढ़ा दिया है। सो इसलिए जब तक डीएस्केलेशन नहीं होता, डिसएंगेजमेंट का डीएस्केलेशन मतलब ट्रुप्स वापस अपने पीस लोकेशन में नहीं चले जाते, हिंदुस्तान किसी प्रकार से चीन को भरोसा नहीं कर सकता। चीन बड़ा जालिम और खतरनाक दुश्मन है जी, और किसी भी तरह से हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं लौटता हूं सर, एक बड़ी खबर है, उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाक पर बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पे बड़ा बयान। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता हिंदुस्तान। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने खुद इस प्रकार के रिश्ते पैदा किए हैं। तो क्या कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है वो आपको सुनाते हैं। I think Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. Compare it to Sri Lanka, I would say it's a very different relationship. With Sri Lanka, still there is a lot of goodwill in this country. There's naturally a neighbor's concerns and worry, but there's also a feeling, look, we have to help them to get through this. Tomorrow, if something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But what sentiment in this country is about Pakistan. तो कर्नल टीपी त्यागी सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद करेगा या क्यों नहीं करता है। साफ तौर पे कहा कि जो हालात पैदा हैं उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। आपका नजरिया सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, कनेक्शन कट गया, तुम ख्याल तो रखो ना जी। आवाज आ रही है सर अब तक? सर आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा कर्नल टीपी त्यागी सर आपके पास आता हूं। आरबी उपाध्याय सर, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ, आरबी उपाध्याय सर, विदेश मंत्री बहुत मुखर रहते हैं, अपनी बात बहुत स्पष्टता से कहते हैं, 2 टूक कहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान की मदद
हिंदुस्तान क्यों नहीं करता? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संबंध ऐसे नहीं है कि हम उनकी मदद करें और जिम्मेदार उसके लिए कोई है तो सिर्फ पाकिस्तान है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और जावेद अख्तर ने अभी पाकिस्तान की जमीन से इस बात को कहा, जब वहां के एक नेता ने ये कहा कि भाई आप ये दोस्ती का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की जमीन से कि भी बुरा नहीं है 26/11 का हमला जो आपने किया था बम्बई में, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो हिंदुस्तान आज तक भूला नहीं है और उसके आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं जी। तो पाकिस्तान इस हालत में अपने क्रियाकलापों की वजह से इस हालात में है। और भारत ने देखिए हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाहे वो आपने देखा वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हों, वर्तमान में प्रधानमंत्री रहे हों जी, सबने भाई मोदी जी भी वहां गए नवाज शरीफ के यहाँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हमेशा जब भी भारत ने कोई मदद की है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसके बदले में पाकिस्तान ने हमेशा विश्वासघात किया है। तो उस पर और विश्वास नहीं किया जा सकता और आज भी वो आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है वो पाकिस्तान की देन है, तो हिंदुस्तान उसको कैसे भूल सकता है? एक तरफ आप भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, आतंकवादी भेजेंगे, और दूसरी तरफ आप उम्मीद करते हैं कि भारत आपकी मदद करे, तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपको अपना चाल और चरित्र बदलना होगा। तो विदेश मंत्री ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि भारत ऐसी कंडीशन में भी दुनिया के देशों की मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को सुधार नहीं रहा है जी, कहीं उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से वो ये उम्मीद करे कि भारत उसकी मदद करे तो उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार इसी कहानी को दोहराया जाता है और वहां के जो हालात हैं वहां यही नहीं पता होता सरकार कौन है, बात किससे की जाए, सेना से की जाए, आईएसआई से की जाए या प्रधानमंत्री से की जाए, और कौन कितने दिन का है ये भी कोई सर्टेनिटी नहीं है जी। तो बड़ी असमंजस की स्थिति पाकिस्तान में है। ऐसी स्थिति में सिर्फ वाचन बाढ़ रह जाता है। देखें और परिस्थितियों का आकलन करें, जब समय आएगा तब जवाब भी दिया जाएगा, मदद भी की जाएगी, सारी चीजें, लेकिन अभी नहीं। अभी पहल पाकिस्तान को करनी होगी, कहने का मतलब आपका ये है। कर्नल टीपी त्यागी सर, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हो जाएंगे, 100 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है जी सर। आरबी पता है, मैं सर आता हूँ आपके पास। 100 दिन का अल्टीमेटम दे दिया जी जी। आरबी जी मैं लौटता हूँ आपके पास, आऊंगा। कर्नल टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल टीपी त्यागी, जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप श्रीलंका की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान की नहीं की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। अब आरबी उपाध्याय सर ने एक चीज बड़ी अहम कही जब उन्होंने अपनी टिप्पणी की कि किससे वहां पे बातचीत की जाए, और उन्होंने तो खुद ऐसे हालात पैदा किए हैं कि कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, ये बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ने खुद ऐसे हालात पैदा किए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जी जो बात कह रहे हैं ये भी ठीक है कि हम उसकी मदद कैसे करें जो हमारे खिलाफ है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमको भी पाकिस्तान के मामले में उतना ही चिंतित होना पड़ेगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं रहती तो वो रिटेलिएट करता है, और जब बुरी हालत होती है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर देश युद्ध में तब जाते हैं जब उनकी इंटरनल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा हम चीन के बारे में भी कहने लगे थे। अब जरा पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जी, हिंदुस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। अब ये पॉइंट को समझिए आप, उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कि 0.5 किलो न्यूटन तक के बम उसके पास हैं। हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वो 500 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा के हैं। अब जो वो 500 किलो न्यूटन वाले बम हैं वो तो डेटरेंट हैं,
हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पास भी है, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका इस्तेमाल कुछ छोटे एरिया के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे शहर को तबाह करने के लिए होगा। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है उनके पास, कल्पना कीजिए कि ये बटालियन लेवल पे है, ये बटालियन लेवल पे दिए जा सकते हैं, और जो बटालियन लेवल पे दिए जा सकते हैं वो लूटे भी जा सकते हैं, और जो लूटे जा सकते हैं या बटालियन लेवल पे दिए जा सकते हैं, कल को अगर कुछ नहीं सूझा, कल्पना एक वे ऑफ थिंकिंग, तो कल को पाकिस्तान सोच सकता है कि मैं हिंदुस्तान पे अटैक करूं। उस अटैक में सर एक सेकेंड बात को इसमें सर सहगल सर ना तो कर रहे हैं, पर मुझे एक दो लाइन मैं सहगल सर से जरूर लूंगा, इस पे लूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। जी सर। अब आप कल्पना कीजिए कि जो अटैक होता है, जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में एक बटालियन है, और उस बटालियन को, पूरी बटालियन को भाप में मिला देने के लिए एक 0.5 किलो न्यूटन का जो टैक्टिकल बम है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास है नहीं, हम या तो बड़ा इस्तेमाल करें, बड़ा इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि उसमें पूरा शहर खत्म हो जाएगा, और इसमें अगर हमारी एक बटालियन खत्म होती है या और दूसरे उनके बटालियन, ये चूंकि बटालियन लेवल के या ब्रिगेड लेवल के टैक्टिकल बम्स होते हैं, हमने अपने हाथ काट रखे हैं। हमने जो न्यूक्लियर 1, 2, 3 संधि साइन की थी अमेरिका के साथ में, उस संधि को साइन करने के बाद हमारे पास क्षमता है बनाने की, लेकिन हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हमने वो संधि कर ली, और हमारे ऊपर प्रेशर डाल के अमेरिका ने वो संधि कराई थी। उस समय में जो सरकार थी उनसे पूछा जाए कि ये क्यों की थी, सबके सामने आया था कि उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो लोग थे उनको बाकायदा ब्राइब दी गई थी, हर एक को, ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसके ऊपर साइन करने के लिए। तो हमको ये जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर संधि है, इसको या तो रेफरेंडम के जरिए या किसी जरिए खत्म करना पड़ेगा, टैक्टिकल बम बनाने पड़ेंगे। ये तो हो गया हमारा। चलिए, बहुत अहम बात कही है सर, अब मैं जवाब ले लेता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। ये नया भारत है सर, ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। मुझे बहुत अच्छे से याद है पुलवामा में जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, हमने वहां पे जाके 350 लाशें बिछा दी थी सर। ये नया हिंदुस्तान है सर। मेजर जनरल पीके सहगल सर, क्या ऐसा संभव है अगर 0.5 ग्राम का भी बम भारत के ऊपर गिरता है तो भारत को अपना 500 किलो का या 5000 किलो का बम गिराने में क्या ऐतराज होगा? मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि परमाणु तो परमाणु बम है सर। देखो, इसका वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था कारगिल युद्ध के समय। कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तान ने धमकी इस माफी की दी थी, और अमेरिका उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा था, चाहे आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करो या कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करो, विदिन 8 to 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाएगा। हम उसकी रिटेलिएशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मेजर न्यूक्लियर अटैक हुआ है। पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं थी, और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। जो जयशंकर जी ने बोला है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान बिल्कुल अलग है और श्रीलंका बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान तो हर दिन कोशिश करता है हिंदुस्तान के ऊपर 100 कट लगाने के लिए। वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए फेक करेंसी दाखिल करता है, हमारे यूथ को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स भेजता है, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए दिन ड्रोन्स के माध्यम से असला भेज रहा है, वेपन्स भेज रहा है, आए दिन कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी माफी की स्थिति बहाल ना हो। ऐसे में हिंदुस्तान उसकी किसी प्रकार से मदद नहीं करेगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने हमसे किसी प्रकार की मदद की ख्वाहिश भी नहीं की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हिंदुस्तान हमको मदद की ऑफर भी करता है तो हम उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि वहां की जनता जो है वो वास्तव में, पाकिस्तान की आर्मी ने साफ तौर पे कहा है कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। आज पाकिस्तान के जो असली दोस्त हैं, चाइना भी मुंह मोड़ लिया है, सऊदी अरेबिया ने भी मुंह मोड़ लिया है, कतर ने भी, यूएई ने भी मुंह मोड़ लिया है, और IMF भी उसको आसानी से किसी प्रकार से आप देखो बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं। तो पाकिस्तान को अपने आप को सही करना पड़ेगा, और बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को दर्शाने के लिए कि उसको अपना रवैया और अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ेगी। जयशंकर जी ने साफ तौर पे कहा कि जो जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है वो केवल और केवल पाकिस्तान ही उसके लिए जिम्मेदार है, और उस स्थिति से पाकिस्तान खुद ही अपने आप को निकाल सकता है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आरबी उपाध्याय सर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो तीनों फौजियों की चर्चा बन के रह जाएगी। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर कुछ कहना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि छोटी सी टिप्पणी में उनसे
बस बहुत छोटी सी टिप्पणी सर, हमारा नारा है जी वासुदेव कुटुंबकम। क्यों जी? जो टर्की है, टर्की ने तो कभी हमारा 370 पे साथ नहीं दिया, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा। हम तो वहां भी चले गए ऑपरेशन दोस्ती में। और इसके लिए इसलिए जरूरी है कि भाई पाकिस्तान एक बफर स्टेट है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। उधर जो वेस्टर्न से जो जितने हमारे हिंदुस्तान में हमले हुए वो उसके उस एरिया से हुए। तो पाकिस्तान को हमें कंट्रोल तो करना है, मगर ये भी इंश्योर करना है कि ये स्टेबल रहे। अगर ये अनस्टेबल होता है तो ये हमारे लिए खतरा होगा। और खैर सर से बात मेरी ये थी, ये नहीं थी, मेरी बात ये थी कि 0.5 टन और 500 टन, क्या हम 500 टन का बम चला देंगे अगर उसने 0.5? सर ने क्लियर कर दिया सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल वॉर में क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप कितना भी छोटा चलाओ हम वो ही चलाएंगे जो हमारे पास है। एक बड़ी खबर, उसके बाद आरबी उपाध्याय सर मैं आपके पास लौट रहा हूं। पाकिस्तान तालिबान विवाद का दिखने लगा असर। बड़ी खबर आपको बता दें, तोरखम बॉर्डर पे खड़े रहे 6000 से ज्यादा ट्रक। तालिबान पाक बातचीत के बाद खोला गया बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद बंद हुआ बॉर्डर। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान तालिबान विवाद का दिखने लगा असर। तोरखम बॉर्डर पे खड़े रहे 6000 से ज्यादा ट्रक। तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए हल्की सी जानकारी फिर एक्सपर्ट्स के पास। पाक तालिबान में फायरिंग की तस्वीर है, एम्बियंस के साथ इसको प्ले कर दीजिएगा जल्दी से। ये फायरिंग होती है, उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाता है। अगली तस्वीर सर, अब ये आज की तस्वीर है। शाम को 4-5 बजे के आसपास से तस्वीरें सामने आई कि जो बॉर्डर बंद हो गया था तोरखम का, उसे दोनों साइड से खोल दिया गया है। इस बीच ये भी खबर आई कि पाकिस्तान के कई अधिकारी अफगानिस्तान काबुल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तालिबान को मनाया है। लेकिन ये विवाद हुआ क्यों? ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी और उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा सर। तालिबान पाकिस्तान विवाद क्यों? अफगानियों के इलाज से इनकार, यह बहुत अहम पॉइंट है। पाक सरकार ने मांगे थे तालिबानियों से, अफगानियों से दस्तावेज। इलाज ना मिलने से गुस्सा हो गया तालिबान। कई लोगों को बिना इलाज पाकिस्तान ने लौटा दिया। गुस्से में तोरखम सीमा को बंद कर दिया गया। टीटीपी को लेकर घमासान है। मैं सीधा आरबी उपाध्याय सर के पास ही चलता हूं। आरबी उपाध्याय सर, 20 साल तक तालिबान को पाला था, उम्मीद थी कि रिमोट कंट्रोल से काबुल को चलाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम पिछले 1.5 साल के अंदर घटे हैं, पाकिस्तान भी पछता रहा होगा कि हमने किसे पाला, किसे पनोसा, किसे खिलाया। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है, सांप को कितना भी दूध पिलाएं वो जहर ही उगलेगा जी। तो आतंकवाद को आप पालेंगे, पोसेंगे, उसे संरक्षण देंगे तो वो आतंकवाद आपके लिए भी भारी पड़ेगा। अफगानिस्तान में आपने देखा है, मैं पहले रसिया में था तो अमेरिका ने आतंकवादियों को मदद की और उन्हें खड़ा किया कि भी कैसे भी रूस के साथ वो लड़े और रूस को वहां से जाना पड़े। लेकिन वही आतंकवादी अमेरिका के लिए भी घातक हो गए थे और अमेरिका भी उससे अछूता नहीं रहा था। पाकिस्तान कैसे बच सकता है? पाकिस्तान तो आतंकवाद की जननी, वहीं से आतंकवाद जन्म लेता है, वहीं पलता पोसता बड़ा होता है और आप देखेंगे उसका नतीजा कि पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं रहता है जी। वहां भी आए दिन भी मिलिट्री के ऊपर बम ब्लास्ट पीछे रेलगाड़ी में हुआ, टॉयलेट के अंदर उसमें मारे गए लोग। तो यानी आतंकवाद से कोई भी देश हो उसको ये सबक लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान है, उसकी फितरत उस तरह की हो गई है और वहां का जो हुक्मरान है वो उस तरह के हैं कि अगर मान लीजिए चुनी हुई सरकार अगर दूरी बनाना चाहे तो सेना नहीं बनाने देगी, सेना बनाने चाहे तो आईएसआई नहीं बनाने देगी। उस तरह का एक घालमेल हो गया है आतंकवाद का पाकिस्तान के अंदर और वो दिख रहा है जी। अब जिस तालिबान के ऊपर अभी तालिबान को गोला बारूद और मजबूती अभी इंटरनल और जो भी जितनी मदद पाकिस्तान की सेना करती थी तो उसे उम्मीद थी कि तालिबान सत्ता में आ जाएगा तो अफगानिस्तान हमारे कब्जे में रहेगा और हम जैसे चाहें वैसे चलाएंगे अफगानिस्तान को। लेकिन जो सोचा था उससे उलट हो रहा है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पर भी क्लेम कर रहे हैं, वहां बॉर्डर मतलब वो पूरी तरह से, और पाकिस्तान की इस समय जो हालात हैं वो किसी छुपे नहीं है।
यानी जो अफगानिस्तान में कब्जा कर सकते हैं तो उनके मंसूबे ये भी हो सकते हैं वो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लें। ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट कहा सर आपने। एक बड़ी खबर है, उसके बाद पीके सहगल सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास है। पाकिस्तान तालिबान में फिर बढ़ेगा घमासान। पाक पर हमले की तैयारी में टीटीपी के लड़ाके। पाक की तरफ जाते दिखाई पड़े हजारों लड़ाके। पाक को सिखाएंगे असली इस्लाम क्या है, टीटीपी के लड़ाके बोले। पाकिस्तान तालिबान में फिर बढ़ेगा घमासान। पाक पर हमले की तैयारी में टीटीपी के लड़ाके। पाक की तरफ जाते दिखाई पड़े हजारों लड़ाके। जल्दी से हमारे पास बहुत खास तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं। पाक अफगान सीमा पार करता ये टीटीपी का आतंकी ये बोलता है कि असली इस्लाम क्या है, उसका पाठ हम पाकिस्तान को पढ़ाएंगे। ये लंबी लाइन है। जो वीडियो लगातार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है, उसके अनुसार हजारों तालिबानी टीटीपी के सदस्य बनकर पाकिस्तान की तरफ कूच कर चुके हैं। ये लश्कर-ए इस्लाम के आतंकी हैं, ये अलग आतंकी गुट है। उसने भी कहा है कि हम टीटीपी का साथ देंगे और पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि असली इस्लाम है क्या। लेकिन मेरी बात मेजर जनरल पीके सहगल सर इससे थोड़ा सा हटकर है। पिछले दो पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान हमारे लिए एक डिटरेंस का काम कर रहा है, कर्नल टीपी त्यागी सर ने कहा। और दूसरा, अब आरबी उपाध्याय सर ने भी बड़ी अहम बात कही कि पाकिस्तान ने जो आतंकी पैदा किए हैं उसके लिए भी खतरा है और ये हमारे लिए भी खतरा है। सर, ये टीटीपी का खतरा पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान इसके कंट्रोल में आता है तो भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा है सर? ये देखो, तरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनने के बाद में हर प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान से सपोर्ट कर रहा है और जितने भी वहां पे आतंकी गुट हैं वो सारे के सारे तरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले वो दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, बॉर्डर फेंसिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये जो तमाम फाता एरिया है और पोर्शन ऑफ बलूचिस्तान ये पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है और इसको हम लेकर रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान जो है उनको इस्तेमाल करना चाहता था एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट, एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन तालिबान किसी प्रकार से पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आना चाहते, पाकिस्तान की गुलामी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और बड़े पैमाने पर वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इस्लाम है वो गलत है, हम शरिया लॉ लगाएंगे। और कुछ इलाके जो हैं पाकिस्तान के फाता एरिया में वो वास्तव में तरीके तालिबान के पाकिस्तान के कब्जे में आ चुके हैं और वहाँ उनकी हुकूमत चल रही है, ना कि पाकिस्तान की। और वो आहिस्ते आहिस्ते इसको बड़ा फैला रहे हैं। उनको सपोर्ट फ्रॉम विद इन द पाकिस्तान से भी मिल रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, जियो के लड़कों से, एज वेल एज सिंध के लोगों से। सिर्फ पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे चाइना भी बड़ा चिंतित है, बिकॉज चाइना का जो सीपेक है वो वास्तव में नोशनल रह गया है। उसके ऊपर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि मूवमेंट जो भी होती है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माध्यम से और टीटीपी के माध्यम से। वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये दोनों मिलकर जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं केवल पंजाब प्रोविंस के फायदे के लिए और केवल चाइना के फायदे के लिए। इससे ना तो बलूचियों को फायदा है, ना अफगानिस्तान को फायदा है, ना ही पीओके को फायदा है, ना ही सिंध को फायदा है। और जो अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे चाइनीज, उसके भी खिलाफ ISIS है। ISIS है किसी भी हालत में हम चाइना को एक्सप्लॉइटेशन नहीं करने देंगे। ठीक। और अगर वो करते हैं तो हम उनके खिलाफ है। इसी प्रकार श्रीलंका में LTT दोबारा अपने आप उभा रही है और LTT की फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा श्रीलंका का दुश्मन इस समय जो है वो चाइना है। सो साफ तौर पे ये सारी की सारी फोर्सेस जो है इकट्ठी हो रही हैं दो चीजों को निगाह में रखते हुए, एक पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को निगाह में रखते हुए और दूसरा चाइना की पॉलिसीज को निगाह में रखते हुए। ओके, कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल टीपी त्यागी, दो अहम सवाल हैं। पहला सवाल सर मेरा यह है कि टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है जब से इमरान खान ने कुर्सी छोड़ी है, जनरल बाजवा ने कुर्सी छोड़ी है, तो क्या कहीं दोनों के साथ कोई रिलेशन तो नहीं था? इसका जवाब चाहूंगा सर। और ये जो कह रहे हैं टीटीपी के आतंकी कि हम पाकिस्तानियों को असली इस्लाम बताएंगे, मेरे यहां पर भी सर 22 से 23 करोड़ की आबादी है, कि ऐसा तो नहीं पाकिस्तान पहुंचने के बाद, लाहौर पहुंचने के बाद ये भी बोले कि हिंदुस्तान में भी असली इस्लाम बताते हैं, क्या होता है? ये वाला अंदेशा तब से लगाया जा रहा था
जब अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान को कि अरे अब तो अफगानिस्तान के अंदर वो आतंकी फ्री हो गए हैं, अब वो आएंगे और हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर तबाही करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए सब जो चीजें दिखती हैं असलियत में वो नहीं होती, कुछ पीछे होता है। बेशक टीटीपी अगेंस्ट है, मगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में शरिया कानून चाहता हूँ, मेरे पास 10 साल तक का इतना गोला बारूद है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे शरिया झंडा लहराना चाहता हूँ, ये सब कह रहा है। मगर सर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको आप इन बिटवीन द लाइन पढ़िए। क्या कह रहे हैं आज अफगानिस्तान के तालिबान? वो ये कह रहे हैं कि अरे बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुद्दा उठा दिया अफगानिस्तान का, और ये जो 3 दिनों से 60,000 ट्रक फ्रेश सप्लाईज लिए हुए खड़े थे, ये मुद्दा उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, ये तो प्राइवेट में बात कर लेते, पब्लिक में क्यों उठाया? अब आप सर यहाँ से क्या समझते हैं जी? प्राइवेट में बात कर लेते, यानी कि अगर इनके आर्च दुश्मन होते तो क्या वो इस किस्म का स्टेटमेंट देते? ये स्टेटमेंट आया। ठीक है, डोरन लाइन के ऊपर अब 2,600 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है अफगानिस्तान का। वहां पे बेसिकली ये 2 ही, एक चमन और एक ये दूसरा बॉर्डर है। और ये बॉर्डर वो है जिससे वो हाईवे गुजरता है, जिसे ग्रैंड ट्रंक हाईवे बोलते हैं। तो इस बॉर्डर के ऊपर उनको तकलीफ हुई और उन्होंने गेट बंद कर दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। उनका सॉफ्ट कॉर्नर आज भी पाकिस्तान की तरफ है। वो बात अलग है कि वो पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हो, ऐसा मेरे को लगता है सर। ठीक है, एक बड़ी खबर है, उसके बाद आरबी उपाध्याय सर मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। तो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद गुस्से में पुतिन ने भर दी परमाणु युद्ध की हुंकार। न्यू स्टार्ट संधि से पीछे हटा रूस, बढ़ाएगा क्षमता, नए परमाणु परीक्षण भी कर सकता है रूस। क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, जल्दी से आपको सुनाते हैं ग्राफिक्स के जरिए हल्की सी जानकारी, फिर एक्सपर्ट्स के पास। Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного. जल्दी से ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आरबी उपाध्याय सर के पास चलते हैं चीजों को समझने के लिए। जल्दी से प्ले कर दीजिएगा सर, समय लगातार कम होता जा रहा है। रूस की परमाणु क्षमता, रूस के पास 5,970 परमाणु वारहेड, 1,500 परमाणु वारहेड कर दिए रिटायर, 2,889 परमाणु वारहेड को रिजर्व रखा है, 1,588 परमाणु वारहेड हमले के लिए तैनात हैं। अगला ग्राफिक्स साहब, बैलिस्टिक मिसाइलों पे 1,588 परमाणु वारहेड तैनात हैं, 556 परमाणु वारहेड्स को पनडुब्बी पे तैनात करके रखा है, 2,000 परमाणु वारहेड्स को हैवी बॉम्बर्स पे तैनात किया है। आरबी उपाध्याय सर, जल्दी से 1 मिनट के अंदर टिप्पणी मुझे चाहिए होगी आपसे। ये जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम स्टार्ट से जो कि उनके बीच और अमेरिका के बीच डील थी उससे पीछे हटते हैं, क्या वाकई में दुनिया के ऊपर अब परमाणु खतरा मंडरा रहा है? देखिए, जिस तरह से युद्ध के आकलन हो रहे थे, रूस यूक्रेन युद्ध में ये हो रहा था कि भी 1 हफ्ते में या 4 दिन में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अब 1 साल हो चुका है और युद्ध जो लंबा खिंच रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है जी। और बाइडेन का वहां जाना और वहां जाके फिर जेलेंस्की से मिलना, यानी बहुत सारी चीजें इस बीच में घटी हैं। तो रूस बिल्कुल समझ गया है कि ये यूक्रेन नहीं लड़ रहा, जेलेंस्की नहीं लड़ रहा जी, ये अमेरिका लड़ रहा है। छद्म युद्ध है, वो हथियार दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से वहां सैनिक भी जो भी सपोर्ट हो सकता है पूरा सपोर्ट है। और उस सपोर्ट के बल पर ही 1 साल यूक्रेन युद्ध के मैदान में वो भी रूस के खिलाफ टिका रहा है, जैसी की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही थी। जिस समय हम डिबेट करते थे तो हम यही कयास लगाए जाते थे कि 2 दिन में 4 दिन में ज्यादा 1 हफ्ते में यूक्रेन फतेह कर लिया जाए जी। तो स्ट्रेटेजी को दोबारा चेंज करना पड़ेगा और पुतिन ने वो कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट किया है कि भी अब इस तरह से जिस तरह से चल रहा है इस तरह से तो बहुत इसका अंत नहीं होने वाला। तो वो कोई ना कोई एक नया रास्ता, कोई नया एक विकल्प
ढूंढ रहे हैं और उस विकल्प के तौर पर वो परमाणु जो संधि है उसको निरस्त किया और वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। ठीक है, युद्ध क्या करवट लेगा ये समय बताएगा। समय सर थोड़ा सा कम है, माफ करिएगा। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीके सहगल सर, स्टार्ट से पीछे हटना और परमाणु परीक्षण की बात करना, क्या चीजें आगे एक्सलेट हो रही हैं या कुछ क्या महत्व था इस संधि का भी, और इसके हटने के क्या मायने हैं सर, ये भी थोड़ा समझाइएगा। सबसे बड़ा फायदा था कि दोनों जो सुपर पावर्स थे अमेरिका और रशिया ने, उन्होंने कहा था कि जो 1558 और 1550 मिसाइल्स ही या ये वॉरहेड्स हैं, उनके मिसाइल्स के ऊपर लगाए जाएंगे, बॉम्बर्स के ऊपर लगाए जाएंगे और सबमरीन के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं किए जाएंगे और किसी प्रकार का कोई नया टेस्ट नहीं किया जाएगा जी। वास्तव में अमेरिका और रशिया के पास इस समय इतने ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं कि पूरी दुनिया को सरप्राइज अटैक ऑब्जर्व करने के बाद हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और दोनों में से किसी भी देश को नए न्यूक्लियर टेस्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है जी। उन्होंने हर प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद में ये धमकी ये एक किस्म से दर्शाना चाहते हैं कि डोंट पुश अस टू सच एन एक्सटेंट कि हम कुछ भी कर सके। ठीक है, लेकिन वो साफ तौर पर जानते हैं कि ये धमकी में कोई दम नहीं है और ना इसको कोई सीरियसली लेगा। लेकिन वास्तव में अमेरिका में शेयर बाजार में काफी ज्यादा लुढ़कान हुआ है इस धमकी के बाद में, तो वहाँ के अमेरिकन के स्टॉक मार्केट तो इसको बड़ी सीरियसली ले रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई बड़ा असर होने वाला है, ना ही किसी और देश को कोई टेस्टिंग शुरू करेगा। नॉर्थ कोरिया जो है वो टेस्टिंग करता है, वो तो परवाह ही नहीं करता, बिल्कुल, ना अमेरिका की ना किसी और की। ठीक है सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, एक आखिरी सवाल सर कि क्या न्यूक्लियर पावर्स को एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत जो है वो पुतिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या इस बयान के बाद जो मदद यूरोप से आ रही है यूक्रेन को, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए सर, पहली बात तो ये कि जो कुछ जनरल सहगल साहब ने कहा, मैं अक्षरशः उससे सहमत हूँ। ये न्यू स्टार्ट की संधि को पहली बात तो कैंसिल नहीं किया गया, इसको सस्पेंड किया गया है। और दूसरी बात ये कि भाई पिछले जब कोल्ड वार था, कोल्ड वार के बाद में तब से लेके अब तक इस संधि के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर इसे खत्म कर देंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल इस संधि का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एक मैसेजिंग है कि मैंने एक न्यूक्लियर न्यू स्टार्ट की जो संधि है उसे तोड़ दिया। उसने ये भी तो कहा है कि मैं भी टेस्टिंग करूंगा अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा, यानी कि अगर आ गया इसका मतलब इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपने दूसरा क्या सवाल पूछा था सर? मैंने पूछा था कि जो यूरोप से हथियार मिल रहे हैं, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा इस धमकी के बाद? यूरोप नहीं, इस धमकी के बाद कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, चीजें बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाई जा रही हैं। आप एक बात बताओ, जिस इस युद्ध के अंदर सुनते सुनते कान पक गए हमारे कि ब्रिटेन ने कहा, अमेरिका ने कहा कि रशिया के 5000 जवान मर गए, 8000 जवान मर गए, 1 लाख जवान मर गए। अब कोई तुमसे पूछने जा रहा, तुम क्यों नहीं बता रहे यूक्रेन के कितने मरे? तो ये एक इंफॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है। रशिया चुपचाप काम कर रहा है, उसने संयम से काम लिया और उसने ये कह दिया कि मेरे को यूक्रेन से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो यूक्रेन के लोगों के साथ हूं। ये तो हमारा एक लोकल समय सर थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल पीके सहगल सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स पर किया खुलासा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने किया खुलासा, कहा डरने के जरूरत, आदेशों को समझने की जरूरत। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया खुलासा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स पे खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने खुलासा किया है।
जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की जनता के मन में बहुत से सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर में लाया जाए और आपको सहयोग उसमें क्यों देना है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरीट पावर डेवलपमेंट मिस्टर राजेश प्रसाद IAS हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहला सवाल जो कि जनता की ही तरफ से आ रहा है वही हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है और जम्मू कश्मीर की जनता पे क्यों लगाया जा रहा है? देख लीजिए, जो जम्मू कश्मीर में 78 अर्बन लोकल बॉडीज है, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में, उनका जो म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको जैसे सैनिटेशन की सर्विसेज है, पार्क्स एंड गार्डन्स को इम्प्रूव करना है, रोड को इम्प्रूव करना है, जैसे और भी अन्य म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको रेवेन्यू की ज़रूरत है। आज का दिन देखेंगे अब 2021-22 में हमारे जो सारे जम्मू एंड कश्मीर के अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो सैलरी और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 21-22 में 650 करोड़ रुपए रहे और करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 850 करोड़ के आसपास है। अगर हम आमदनी देखेंगे, सारे हमारे लोकल बॉडीज़ के आमदनी 21-22 में 115 करोड़ रहे और इस साल में तकरीबन 120 या 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर हम देखने से यहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू का गैप है। हमें अगर अच्छे सर्विस लोगों को देने के लिए म्यूनसिपल फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स एकमात्र सोर्स है जो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ को सोर्स ऑफ इनकम है। हम सारे हिंदुस्तान के अर्बन लोकल बॉडीज देखें या हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी देखें, प्रॉपर्टी टैक्स एक सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके साथ भी अन्य टैक्स रेवेन्यूज भी हैं, मगर उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। तो उस वजह से अगर हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करना है, म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमें स्ट्रेंथन करना है, उनको ऑटोनोमस, फाइनेंशियली ऑटोनोमस करना और पावर्स को डेवोल्यूशन करना है, उनको एक स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज़ बना के फंक्शनल और करना है, तो हमें उनकी फाइनेंस को भी स्ट्रेंथन करना है। उसके द्वारा अगर हमें अच्छे म्यूनसिपल सर्विसेज को लोगों को उपलब्ध करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है। सरकारी ग्रांट्स तो है, मगर सरकारी ग्रांट पूरा जो घाटा है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ऑपरेशनली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को हमने नोटिफाई किया है। ये हमने ध्यान में रख के किया है कि ये पहली बार लग रहा है, क्योंकि ये मॉडरेट हो, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लोअर मिडिल क्लास इसमें एक्सक्लूड हो और उनको ऊपर हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है। सो यही मकसद था कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करके बेहतर सुविधा देने के लिए हमने किया है। तो सर, प्रॉपर्टी टैक्स के स्ट्रक्चर की भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। क्या कुछ स्ट्रक्चर आपकी तरफ से प्रिपेयर किया गया जो आम जनता तक कहीं ना कहीं पूरे प्रॉपर तरीके से उनकी समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिथ्स फैलते हैं, बहुत सी लोगों में भी बड़ी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि ना जाने क्या चीज़ होगी, इसमें किस तरीके से बनाया होगा, इसलिए प्रॉपर तरीके के स्ट्रक्चर की जरूर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कि ऐसा मिसकंसेप्शन की, गलतफहमी की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। हमने सबसे पहले ध्यान रखा है कि यहाँ के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो शहरी इलाके में रहते हैं, उसके साथ ही जो मिडिल क्लास लोग हैं, उसका हमने ध्यान रखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का जो मकान कहीं भी जो अर्बन एरियाज में हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाके में हो, कमेटी में या काउंसिल में हो, उनका ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। संपूर्ण तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त हैं 1000 स्क्वायर फीट तक के मकान मालिक। मगर जिनका जो रिहायशी मकान 1500 स्क्वायर फीट तक है, उनको हमने 25% की रिबेट देके बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम रेट तय किए, जो उनसे ज़्यादा उनको बाहर ना पड़े। मैं आपको पढ़ के इसको मैं समझाना चाहता हूँ। जो 1000 स्क्वायर फीट तक का मकान है, चाहे किसी भी अर्बन इलाके में, कॉरपोरेशन में इलाके में हो, उनको बिल्कुल ही उसमें टैक्स से बाहर है।
जो जिनका मकान 1500 स्क्वायर फीट तक हैं उनके लिए म्युनिसिपल कमेटी का इलाके में मात्र में 50 से 300 रुपए सालाना देना पड़ेगा। जो जिनका मकान म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में है उनको मात्र 75 से 600 रुपए तक देना पड़ेगा, और जिनका मकान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में आता है जिनको मात्र 100 से 1150 रुपए देना पड़ेगा। जो जिनका मकान 2000 स्क्वायर फीट तक हैं जिनको म्युनिसिपल कमेटी इलाके में 100 से 400 रुपए देना पड़ेगा सालाना। जो काउंसिल इलाके में आते हैं 150 से 1200 रुपए सालाना देना पड़ेगा, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में आते हैं उनको 225 से 2500 तक सालाना देना पड़ेगा। मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के, जो छोटे दुकानें हैं चाहे कहीं भी हमारे जो अर्बन इलाके में स्थित हो, 100 स्क्वायर फीट तक के जो छोटे दुकानें हैं जो म्युनिसिपल कमेटी इलाके में स्थित है उनके मात्र 20 से 100 रुपए सालाना देना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में है उनके मात्र 30 से 200 रुपए सालाना देना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में उनको सिर्फ 50 से 600 रुपए देना पड़ेगा। जो जिनकी शॉप 200 स्क्वायर फीट तक हैं जिन्हें म्युनिसिपल कमेटी इलाके में 75 से 300 रुपए, म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में 100 से 600 रुपए, कॉरपोरेशन इलाके में 150 से 1800 रुपए सालाना देना पड़ेगा। ये टैक्स हमने ध्यान में रख के ऐसा तय किया कि क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ऊपर कोई भार न लगे। जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है उसमें हमने ध्यान में रख के ये टैक्स स्ट्रक्चर को हमने तय किया है। उसके साथ ही जो मकान अगर पुराना है, 20 साल से ज़्यादा पुराना है, और जो इलाका जो है जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है उसको भी हमने ध्यान रखे। वो भी हमने, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी का जो इलाके में जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी की रेट है उसको हमने बेस माना है। जहाँ प्रॉपर्टी कीमत कम है वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कम लगेगा, जहाँ मकान की उम्र 20 साल से ज़्यादा है वहाँ कम लगेगा, जहां यूज रेसिडेंशियल के लिए होगा वहां कम लगेगा, जहां कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्री पर्पस के वहां ग्रेडेड वे में ज्यादा लगेगा, और जहां एरिया 2000 या 3000, 4000, 5000 जैसे बड़े बड़े मकान हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके लिए हमें ग्रेडेड वे में ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स उनके लगा है। मगर फिर भी हम देखेंगे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, JNK का प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी टैक्स में सबसे कम में एक है। हमने यह ध्यान में रख के इसको तय किया है। हमारा मकसद यही है कि जो म्युनिसिपल फाइनेंसेस में हमारा गैप है, क्यों ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, आमदनी इतनी कम है, जैसे मैंने पहले कहा, उस गैप को मीटअप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो हमारी जो म्युनिसिपल सेवाएं हैं उसको अच्छे तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी टैक्स को लगा के एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी दिशा में म्युनिसिपैलिटीज को स्ट्रेंथन करने की एक अच्छा कदम उठाया है। तो सर, प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स में इस प्रोसेस को पूरी फॉलो करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि टैक्स पे करना है तो उससे पहले नामांकन तो भरना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत सी फॉर्मेलिटीज होंगी जिनके लिए आम जनता को तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या कुछ लोगों को तैयारी पहले से रखनी होगी, जो प्रोसेस आपकी तरफ से कहीं ना कहीं निर्धारित की जाएगी? देख लीजिए, हम एक IT बेस्ड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। इसको हम सारे जम्मू कश्मीर के सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में हम ऑनलाइन IT सिस्टम लागू करेंगे, जिसके द्वारा पहले प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ेगा, सारा डिटेल्स को उसमें फिलअप करके, फॉर्मेट के द्वारा फिलअप करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स को पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हम रखेंगे, और उसके बाद रिटर्न फाइलिंग और उसमें जो कार्रवाई होगी प्रॉपर्टी टैक्स की, सारा सिस्टम हम ऑनलाइन के जरिए करेंगे, और सारा सुविधा उसमें सारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके आंसर और उसके वीडियो, और जो उसके द्वारा हम IEC कैंपेन भी करेंगे, लोगों का, हमारे सरकारी लोगों का ट्रेनिंग भी करेंगे, और स्टेक होल्डर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसका हम हेल्प डेस्क भी खोलेंगे, और कैंपेन भी उसके बारे में हम लोग लागू करेंगे।
तो सर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं लोग पहली बार इसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिडेंट्स को लेके तो कभी हम लोगों ने कभी प्रॉपर्टी टैक्स दिया नहीं आज तक, तो इसीलिए लोगों में हल्की सी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो उनकी अवेयरनेस के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ आने वाले समय में स्टेप उठाए जाएंगे ताकि उनके मन में कोई भी सवाल आते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर उनमें कन्फ्यूजन पैदा होती है तो वो उसे दूर कर सकें? हम बिल्कुल इसको कैंपेन मोड में इसको आईएसी कैंपेन करेंगे, लोगों को पैम्पलेट्स के द्वारा और प्रेस नोट के द्वारा और बुकलेट के द्वारा कैसे कैलकुलेट करना, ये सारा हम ऑनलाइन सारा उसको हम लोग डेवलप करके हम होस्ट करेंगे। उसके साथ ही हम प्रिंट मीडिया के द्वारा भी उसको हम पब्लिश करेंगे और पैम्पलेट्स और अन्य जो मटेरियल्स भी हम करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे उसके साथ ही। और स्टेक होल्डर्स के लिए अगर ज़रूरत पड़ने से हम लोग ट्रेनिंग सेशन कैंपेन जो अवेयरनेस कैंपेन है वो हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना ये पूरी प्रोसेस थी, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, क्यों इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और आपको किस तरीके से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, तमाम जानकारी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट आते हैं, कोई आपको मिसगाइड कर देता है, तो उसके लिए भी आने वाले समय में कुछ कैंपेन लगाए जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करवाए जाएंगे, जिसके चलते आपके तमाम डाउट्स को दूर भी किया जाएगा। और ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप ही को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी देते थे आप लोग, और उसी में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई है कि आप लोगों को फिर से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सरकार को टैक्स देना होगा और बदले में आप ही को सुविधाएं दी जाएंगी। तो सर जाते जाते जम्मू कश्मीर की जनता को कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर जनता से मैं विनती करना चाहता हूं, जो सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के द्वारा पैसा कलेक्ट करेगी और उस पैसे को हम सही रूप से, सही ढंग से जनता की सेवा में यूज़ करेंगे और उन्हीं की सेवा अच्छे तरीके से लागू करेंगे और उन्हीं का इंटरेस्ट में ये म्युनिसिपल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने से उन्हीं को और बेहतर और ज़्यादा सेवा देने में उपयोग आएगा। उन्हीं का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये कदम है। ये कदम उठाने से हमारे और म्युनिसिपल बॉडी का फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने से म्युनिसिपल फंक्शंस बढ़ जाएंगे और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा और ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल जाएंगे। यही मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो ये हमारे साथ है मिस्टर राजेश प्रसाद आईएएस, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इस पे जो एक पर्दा पड़ा हुआ था, जो मिसकंसेप्शन फैल रहे थे सोसाइटी में, उन्हें दूर करने का प्रयास किया है और आगे और ज्यादा इन प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। आप ही से जुड़े हुए सरकार की तरफ से और क्या अहम फैसले लिए जाएंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और जो जनता की समस्याएं चल रही हैं उन्हें उजागर करने का भी लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।